इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल ज़रूरी है। कैपिटल था नहीं, सेविंग उतना था नहीं कि कैपिटल अपने बना पाए। पहला इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में। मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था 7,000 रुपीज़। उसमें मेरे पास 28 स्टॉक थे। तो कैपिटल बनाने के लिए मैंने क्या किया, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। आईपीओ के इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो कुछ भी कैपिटल बना, या आईपीओ में मैंने कुछ आईपीओज ऐसे लगाए, उस टाइम पे अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा थे, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा कोई फेज था जहाँ पे आपको लॉस भी हुआ, या फिर आपने कोई बर्डन आपके ऊपर था? इन्फोसिस में 1670 को मतलब रिजल्ट के टाइम पे 100% तय रहता था, या तो 10% ऊपर या 10% नीचे। लोग ऐसा कर रहे थे कि रिजल्ट के टाइम पे कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते। मेरे पास कॉल और पुट का कुछ नॉलेज ही नहीं था। रिजल्ट एक दिन में मेरी 2 महीने की सैलरी चली गई। हमारे जोनल हेड है, उन्होंने मुझे एक सीख दी थी कि अपने पैसे को बढ़ने का मौका दो। आपने शुरुआत एक्चुअली की पोजिशनल ट्रेडिंग से, लेकिन जो नए ट्रेडर्स आते हैं वो डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग पे आते हैं। तो क्या यही रीज़न है कि वो लोग लॉस कर रहे हैं? लॉस होने का रीज़न है कि आप रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग अगर आप करोगे, लॉस होने के चांसेस कम है। लोग ट्रेडिंग करने के लिए अपनी जॉब छोड़ देते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल उल्टा किया। आपने आपका जॉब भी इंटैक्ट रखा और आपकी ट्रेडिंग भी इंटैक्ट रखी। मैं जो काम मेरा मेन है वो तो मुझे काम करना ही पड़ेगा ना। जब मैं मेरे काम में हूँ ना, मेरा मेन बिजनेस है या जो जॉब मैं कर रहा हूँ, मैं उसको न्याय दूंगा पहले। जिस चीज़ से आपने आपका कैपिटल बनाया, हम चार्ट पे हम देख सकते हैं वो चीज़ को? जी देख सकते हैं। वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ VOT, दैट इज़ वॉइस ऑफ ट्रेडर्स। आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही खास गेस्ट है। जो कैंडल स्टिक का OHLC जो होता है ना, मैंने वो उनसे सीखा था जब मैं 8 साल पहले स्पाइडर ज्वाइन किया था। सो एक्चुअली कल मैं एक ऐसी इवेंट के लिए मैं अहमदाबाद में आया था, तो मैं उनसे मिला। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे आपका पॉडकास्ट सीरीज़ तो अच्छा चल रहा है ये वो। तो मैंने उनको बोला कि आपके क्लाइंट्स होंगे, उनसे ज़रा हमारी मुलाकात करवाइए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है, मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ। और फिर मेरे कॉलिग ने बोला कि आप दूसरे क्यों ढूंढ रहे हो, ये तो अपने हैं, अपनों को बुलाओ ना। दूसरों को तो बुलाते रहेंगे, लेकिन अपने जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है उनकी कहानी भी तो लोगों के सामने लाओ। उनके पास सिखाने के लिए काफ़ी चीज़ें, वो भी तो लोगों को सिखाओ। एंड देन आई वाज लाइक, यार ये तो ऐसी बात हो गई कि घर में छोरा शहर में ढिंढोरा। एंड देन मैंने उनसे पूछा कि आप आएंगे, एंड ही वाज लाइक ज़रूर ज़रूर नितेश भाई, आप बोलोगे तो हम ज़रूर आएंगे। एंड हियर इट इज़, सो लेट्स नॉट वेट एनी मोर, लेट्स वेलकम मिस्टर हितेश गेडिया। हितेश भाई कैसे हो? बस बढ़िया। मार्केट कैसा है? मार्केट अच्छा है। तो सर आपका तो मैंने कल PNL भी देखा। जी। मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ उससे। तो PNL से पहले आप हमें ये बताइए कि आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में कैसे आप आए? जनरली मैंने स्पाइडर ज्वाइन किया 2010 में। हम्म तो तब तक स्टॉक मार्केट क्या था पता नहीं था। कोई जान पहचान वाला भी ऐसा कोई नहीं था जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हो, या स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना है क्या है, कुछ नॉलेज नहीं था। लेकिन जैसे स्पाइडर ज्वाइन किया तो वहाँ से स्टॉक मार्केट सीखना चालू किया। तो जैसे आपने को पता है कि मार्केट के सामने पूरा दिन रहते हो तो मार्केट में काम करे बिना रह नहीं सकते। तो बस ऐसे ही ट्रेडिंग मार्केट स्टार्ट बुला किया। लेता है आपको। जी जी। तो इनिशियली सबसे पहले तो मैंने 2010 में स्पाइडर ज्वाइन किया। फिर अगर बात करें तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट किया था 2013 में। तब तक मार्केट देखा मैंने, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, मार्केट में कैसे काम करना है, वो सब ऑब्जर्व किया। उस हिसाब से कुछ सेटअप बनाए। मेरा पोजिशनल बाइंग के लिए मैंने सेटअप्स बनाए हैं, जो सेटअप्स मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि बहुत सारे क्लाइंट्स को वो सेटअप यूज हो सके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज अगर आपको कुछ बाय करना है तो मैं ना एक रिपोर्ट रन कर रहा हूँ। उस रिपोर्ट के थ्रू जब कोई सिग्नल्स, मतलब मैं पूरा एक पोर्टफोलियोज बनाता हूँ कि उस रिपोर्ट के थ्रू बहुत सारे स्क्रिप्ट निकालता हूँ, और वो सब स्क्रिप्ट में एक साथ ही अमाउंट वाइज इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। ओके। तो इनिशियली सबसे पहले मैंने पहला इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में। तो आप ही सोचिए कि सबसे पहले मैंने कितनी अमाउंट में काम किया होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको पहला इन्वेस्टमेंट हाँ, कितना था? मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था 7,000 रुपीज। सिर्फ 7,000? जी। और 7,000 में कितने स्टॉक्स थे पता है क्या आपको? 3-4 हार्डली। नहीं, उसमें मेरे पास 28 स्टॉक थे। 7,000 में आपने 28 स्टॉक्स लिए? जी।
रीजन क्योंकि मैं लोगों को ऐसा सिखा रहा हूँ कि आपके पास कुछ सेटअप है, हाँ। अगर वो सेटअप से आप ट्रेड कर रहे हो तो जब तक आप एक्चुअल पेपर ट्रेड से तो सब करोगे वो ध्यान में नहीं रहेगा, लेकिन जब आप एक्चुअल ट्रेड करोगे तो आपको दिखेगा क्योंकि उसका एक रिपोर्ट बन रहा है, उसका रिकॉर्ड बन रहा है, वो रिकॉर्ड है आपके पास, तो आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो कितना रिजल्ट्स मिल सकता है या कितना रिटर्न मिल सकता है। तो ये हो गया मेरा इनिशियल। फिर मेनली कि इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल जरूरी है, कैपिटल था नहीं, सेविंग उतना था नहीं कि कैपिटल अपने बना पाए, तो कैपिटल बनाने के लिए मैंने क्या किया, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। आईपीओ के इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो कुछ भी कैपिटल बना या आईपीओ में मैंने कुछ आईपीओ ऐसे लगाए, उस टाइम पे अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा थे तो उसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। मैं लोगों को इतना सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर फैमिली मेम्बर में 3-4 फैमिली मेम्बर हो तो आप एटलीस्ट इनिशियल स्टार्टिंग करो आईपीओ से, आईपीओ में पैसे लगाओ, साल भर अगर आप कंटिन्यूस जितने भी अच्छे आईपीओ है वो लगाओगे तो हो सकता है कि 60,000 4 या 5 अकाउंट है, 60,000 जितने कैपिटल से उतना है या उससे ज़्यादा अमाउंट आप प्रॉफिट करोगे आईपीओ के थ्रू। अब ये जो आईपीओ के थ्रू आपने प्रॉफिट किया है, जनरली आपके बच्चों की स्टडी में जो साल का जो खर्चा है करेक्ट, वो वहाँ से डायरेक्ट भर दो तो आपके ऊपर वो बर्डन नहीं आएगा। अगर आप वो पे कर रहे हो इजीली तो क्या हुआ कि आपका 60 to 80,000 कैपिटल बच गया, 60 to 80,000 सेविंग हुआ। रीजन कि आईपीओ से कमाया वो आपने यूज किया तो वो जो स्टडी या एजुकेशन में आपको जो यूज करना था वो पैसा बच गया। वही पैसा आप मार्केट में इन्वेस्ट करो। तो इनिशियली आपने शुरुआत की तो डायरेक्टली आप लाइक आपके पास नॉलेज थी तो आप प्रॉफिटेबल ही रहे हो हमेशा से, ठीक है। तो ऐसा कोई फेज था जहाँ पे आपको लॉस भी हुआ, लॉस के बारे में कुछ या फिर आपने कुछ कोई बर्डन आपके ऊपर था या एसेट्स कुछ थे? नहीं, लॉस एक बार हुआ था। जनरली मैं जो ऑब्जर्व कर रहा था मार्केट को उस टाइम पे ऐसा था कि इन्फोसिस का हर क्वार्टर पे रिजल्ट आता था। ओके। तो इन्फोसिस में जो रिजल्ट्स आ रहे थे हर क्वार्टर में या तो 10% गैप अप या 10% गैप डाउन खुलता था। ऐसा मैंने 5 से 6 रिजल्ट्स देखे और उस टाइम पे ऑप्शंस में काफी पैसे बन रहे थे। ये कौन से साल की बात है? 16-17। तो उस टाइम पे ना इन्फोसिस में 16-17 को ऐसे रिजल्ट्स की वजह से बहुत अनाप शनाप मूवमेंट आ रही थी। मतलब रिजल्ट के टाइम पे 100% तय रहता था, या तो 10% ऊपर या 10% नीचे। आप अगर हिस्टोरिकल चार्ट देखोगे ना तो आपको दिखेगा गैप अप गैप डाउन। तो लोग ऐसा कर रहे थे कि रिजल्ट के टाइम पे कॉल और पुट दोनों बाय कर लेते। मेरे पास कॉल और पुट का कुछ नॉलेज ही नहीं था। तो मैंने कैसे भी करके 70,000 रुपीज़ के प्रीमियम, 35,000 के कॉल ऑप्शन और 35,000 की वैल्यू के पुट ऑप्शंस बाय किए थे। ओके। और जिस दिन मैंने बाय किया उसी दिन रिजल्ट्स के एक दिन पहले मैंने बाय किया था, उसी दिन मुझे 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था। अराउंड देखने जाओ तो परसेंटेज वाइज ऑलमोस्ट 10 to 20% जितना रिटर्न मिल रहा था। लेकिन जो पीछे के रिजल्ट्स देखे थे ना कि 10-20 रुपया वाला ऑप्शंस 200 रुपया हो जाता था, क्योंकि 300 रुपया इन्फोसिस ऊपर खुल रहा है तो ऑप्शंस तो 200 रुपया 200-250 रुपया बन ही जाएगा। तो मैं नहीं, मुझे तो रिजल्ट का वेट करना है, मैं कल करूँगा। अब हुआ ऐसा, मैंने 70 रुपीज़ के आसपास के कॉल्स बाय किए थे और 70 रुपीज़ के आसपास के पुट बाय किए थे। मार्केट रिजल्ट्स बढ़िया आया, ऑप्शंस आ रहे हैं, इन्फोसिस 10% बढ़ा। पर हुआ ऐसा कि जो मैंने 70 रुपीज़ पे बाय किया था उसका रेट हुआ 90 to 100 रुपीज़ के आसपास का, और जो पुट ऑप्शंस बाय किया था वो 10 रुपया हो गया। अरे बाप रे, गलत है। फिर गलत हो गया। फिर पता चला कि जनरली जो पास्ट रिजल्ट थे उस सब के टाइम पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम थी, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की वजह से प्रीमियम होना चाहिए था 10 रुपया से 15 रुपया। वो प्रीमियम मैंने पे किया 60 to 70 रुपीज़। ऑलमोस्ट पहले से मैंने 50 रुपये ज़्यादा पे कर दिए थे। रीज़न की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी तो प्रीमियम भी ज़्यादा हुआ। तो उस वजह से जो मैंने यहाँ पे गलती की, रिजल्ट 35,000 का लॉस एक दिन में मेरी 2 महीने की सैलरी चली गई थी। अरे तो ये मेरा सबसे पहला और बड़ा लॉस। आपने वो कॉल और पुट सिर्फ रिजल्ट्स के बेसिस पे बाय किया था? रिजल्ट के तब आपने चार्ट नहीं देखा था? नहीं, तब हिस्ट्री देखो, मैंने आपको क्या बताया था, टेक्निकल हिस्ट्री फॉलो कर रहा है। मैं पिछले 5-6 क्वार्टर से देख रहा हूँ कि रिजल्ट में ऐसा हो रहा है और उसके बाद ऑप्शंस
के प्रीमियम बढ़ते हैं, हर बार देखा हुआ है। तो मेरी जो थंब रूल है मेरा कि टेक्निकल हिस्ट्री फॉलो कर रहा है तो इस बार भी फॉलो होगा। बस गलती एक थी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का नॉलेज नहीं था, आईवी हाई थी, उसकी वजह से मुझे जो मिलना था मैं ऑलरेडी महंगे रेट से लिया, वो गलती हो गई। वो गलती का रिजल्ट्स मुझे दूसरे दिन सुबह पता चल गया। फिर आपने स्क्वायर ऑफ किया उसी हाँ दिन? उसी दिन स्क्वायर अप वो करना ही था, स्क्वायर अप करके 35,000 का लॉस बुक करके ओके। एक एक्सपीरियंस मिल गया मार्केट से। तो 2 महीने की सैलरी आपने 2 एक महीने ट्रेड की में। सैलरी एक ही ट्रेड में गवा दी मैंने। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या सोचा आपने? ऐसा नहीं सोचा कि अभी यार 2 महीने की सैलरी, अब रुकना पड़ेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग अब नहीं करनी? हाँ ऑप्शन ट्रेडिंग उस टाइम पे बंद किया। ऑप्शन ट्रेडिंग फिर मेरा पोजिशनल इन्वेस्टमेंट बेस पे ही मैं ट्रेड कर रहा था। फिर नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट, फिर इस बार जो इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर मैंने सीखा था कि 7,000 वाला 14,000 हो गया था, उसके बाद भी बहुत बड़ा था स्टॉक्स। मेरे सर मुझे हर बार एक डायलॉग, मतलब उनका एक फेमस डायलॉग है कि अपने पैसे को बढ़ने का मौका दो। मेरे सर जो निकुंज सर हमारे जोनल हेड है, उन्होंने मुझे एक सीख दी थी कि अपने पैसे को बढ़ने का मौका दो। तो मैंने जो 2019 या 2020 में जहाँ पे भी मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से मुझे स्टॉक्स मिले, इस स्टॉक्स को इस बार मैंने निकाला नहीं। ओके। तब जाके वो 10 टाइम हुए, वो स्टॉक्स तब जाके 10 टाइम्स हुए एक ही कि मैंने मेरे पैसे को बढ़ने का मौका दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो वहाँ से जो कंटिन्यूस रैली आई कोविड, आफ्टर कोविड के टाइम में थोड़ा नीचे गया था, लेकिन वहाँ से जो कंटिन्यूस रैली है उसका मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। और मैंने जो भी स्टॉक्स लिए थे वो मिनिमम 10 टाइम्स जितने। मेरा फोकस एक ही था कि मुझे इस अमाउंट को बढ़ाना है। तो उसको मैंने कंटिन्यूस पोजीशन होल्ड किया। उसके बाद ये तो मेरा काम चल ही रहा था। अब हुआ क्या कि कोविड में जो फॉल आया, मैंने वापस से वो रिपोर्ट, पहले कोविड फॉल के पहले से एक बार रिपोर्ट किया था, वापस से वो रिपोर्ट जनरेट किया। मैं आपको डेट के साथ और रेट के साथ भी बता सकता हूँ। मेरे पास वो एक्सेल पड़ा, मैंने मेरे कुछ क्लाइंट्स को भी वो एक्सेल भेजे थे उस दिन, तो उस दिन के साथ भी आपको बता सकता हूँ। और मैं आपको जो रेट बोल रहा हूँ वो सब रेट से मैंने मेरे अकाउंट में ट्रेड किए हुए हैं। वो सब स्टॉक्स मेरे अकाउंट में किए हुए हैं, वो मैंने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही रखा था। तो मेरा कैपिटल बन गया। फिर मैंने 2022 में मैंने कार परचेज किया, नया गाड़ी किया क्लियरेंस में ट्रेडिंग के परचेज पैसे किया। से? ट्रेडिंग पोजिशनल उसका ट्रेड्स के एक्चुअल पैसों पोजिशनल ट्रेड पैसों से मैंने एक बेस अमाउंट करके, मतलब डाउन पेमेंट करके 15 लाख के आसपास का लोन करके मैंने वापस से ऑप्शंस राइटिंग पे आया। क्योंकि मुझे अब क्या था कि ये जो मेरी गाड़ी के EMI मुझे ऑप्शन से निकालने थे। ये पहले ही सोच लिया था आपने कि हाँ, आपने ऑप्शन? ये सोच के ही फिर मैंने गाड़ी लिया था। लेकिन तभी उतना भरोसा आपको आ गया था क्योंकि आपने ऑप्शन में ही लॉस किया था, लेकिन मेरा पैसा अभी तक आपने जो बनाया है जी वो पोजिशनल ट्रेड से बनाया है। पोजिशनल ट्रेड से मैंने पैसे बनाए हैं। हाँ। और दूसरा मेरा काम जो है, मैं प्राइस एक्शंस बेस्ड एनालिसिस कर रहा हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग कैसे काम कर रहे हैं, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करते हैं, OTM कॉल और पुट बेच देते हैं और ऑलमोस्ट साल में 11 बार तो वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन एक बार ऐसा भी बनता है 30 वाला 300 हो जाएगा, या फिर 300 वाला 3,000 रुपीज़ भी मैंने देखा हुआ है। तो मैं OTM ऑप्शंस नहीं बेचता हूँ। अभी तो आपने इतना लॉस किया था 35,000 का, आपका जो इकलौता लॉस था 35,000 का लॉस था, वो लॉस करने के बाद वापस ऑप्शन ट्रेडिंग करने की हिम्मत कैसे आई? क्या सोच के आया? ऑप्शन ट्रेडिंग करने की हिम्मत इसलिए आई कि कोविड के बाद से ना ऑप्शंस में वॉल्यूम बहुत बढ़ गया था, जो जनरली पहले उतना वॉल्यूम नहीं था। ऑप्शंस राइटिंग करके लोग पैसे बना रहे थे। ठीक है। तो आपने कार खरीदने के पहले ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दी थी? कार खरीदने के पहले, मतलब जब कार खरीदा उसके एक आध महीने पहले से मैंने ऑप्शन राइटिंग करना चालू कर दिया था, क्योंकि मुझे उसके EMI पे करने थे इसी से कमा के। अच्छा, ओके। तो एक गोल फिक्स था कि ऑप्शन राइटिंग से जो भी उसके प्रॉफिट से जो पैसा है वो यहाँ पे मुझे उसका EMI पे करना है। तो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया, हर महीने EMI जितना मैं पे आउट लेता था, बाकी का सब पैसा जो भी प्रॉफिट है या जो भी है वो ऐड करता गया, ताकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकूं। तो तब से फिर मैंने ऑप्शंस राइटिंग स्टार्ट किया और तब से चल रहा है। और मैंने ऑप्शंस राइटिंग से मैंने जो किया, मैंने उस टाइम पे लोन लिया था, लोन के टेन्योर था 7 इयर्स।
पर मेरा जो टारगेट था कि मुझे इस लोन को बहुत जल्द ख़त्म करना है, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं रखना है, इसलिए मैं इस ऑप्शंस राइटिंग से जो भी प्रॉफिट कर रहा था वो प्रॉफिट के थ्रू मैंने अराउंड 2.5 ईयर 2.5 साल में ही मेरा लोन ख़त्म कर दिया। क्या बात है। जी, मैंने मेरा गाड़ी डेट फ्री कर लिया है 2 साल में 2.5 साल 2.5 साल में 20 लाख की गाड़ी डेट फ्री हो गई। जी जी ऑप्शन ट्रेडिंग के मतलब। ऑप्शन ट्रेडिंग पे मैंने जब से ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया, हाँ टाइम बिंग हो सकता है कुछ टाइम लॉस हुआ होगा, पर ओवर द पीरियड अगर आप मेरा जो भी ईयरली रिटर्न अगर देखो, ईयरली पीएनएल स्टेटमेंट देखो, तो जो भी 2 साल या 3 साल हुआ है, अराउंड 2 साल 2022 से मैंने लिया था सितंबर में, तो 23 24 और 24-25 ये 2 साल में मेरा पीएनएल प्रॉफिटेबल है। जो टैक्स फाइल्स जो मैंने किया है उस पीएनएल रिपोर्ट की सबसे मैं प्रॉफिट में हूँ। तो एक ही सोच से काम किया था कि, और दूसरी बात कि मैं तो पोजिशनल बायर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, तो मैं ज़्यादातर मेरा जो ट्रेडिंग रहता था कॉल राइटिंग में मैं काम करता था, क्योंकि कॉल राइटिंग में क्या होता था टाइम डीके की वजह से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में हर महीने कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं बैंक निफ्टी ऑप्शंस राइटिंग करता हूँ तो उसमें क्या है कि हर महीने 300 रुपीज़ के आसपास का तो प्रीमियम रहता है, तो कॉल राइटर को वो प्रीमियम मिलता है। तो 300 रुपये का बेनिफिट तो ऐसे ही मिल रहा है, और बाकी जो डायरेक्शनल ट्रेड कर रहा हो तो वो बेनिफिट एडिशनल रहता है। करेक्ट। तो इस सोच से एक तो मेरा पोर्टफोलियो है वो हेज हो गया, दूसरी बात की कैपिटल जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया था उसको सब प्लेज कर दिया। ओके। तो वहाँ से मुझे ऑप्शन राइटिंग के लिए कैपिटल मिला। ओके। और जब मैंने ऑप्शन राइटिंग स्टार्ट किया तब ये रूल्स नहीं था कि आपको कैश भी चाहिए। उस टाइम पे आपका पोजीशन मार्जिन कैश मार्जिन की जरूरत नहीं थी। आप जो पोर्टफोलियो उसको प्लेज कर दो, उसके अगेंस्ट में भी आप ऑप्शंस बेच सकते थे, तो मार्जिन की कोई जरूरत नहीं थी। तो बस मेरे पोर्टफोलियो का ही मैंने बेनिफिट लिया। अल्टीमेटली मेरा पोर्टफोलियो भी हेज हो गया, बराबर। और उधर से मेरे ईएमआई के अमाउंट वहाँ से आना स्टार्ट हो गया। कितना ईएमआई था वैसे आपका? वैसे ईएमआई 25,000 के आस 24,000 समथिंग था, लेकिन मैं 25,000 हर महीने पे कर रहा था। और बीच बीच में जब कुछ एक साथ अगर कोई मेरा डायरेक्शनल वाला ट्रेड जीरो हो गया है तो वो जो प्रॉफिट आया वो विड्रॉ करके सीधा एक साथ पे कर दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये बहुत इंस्पायरिंग था। आपने बताया कि 2.5 साल में आपने 20 लाख का 15 लाख का टू बी प्रिसाइज लोन चुकता कर दिया, वो भी सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग से। जो नए ट्रेडर्स जो आते हैं, मैंने आपकी जर्नी से अभी तक जो सीखा है, और फिर नए ट्रेडर्स की मैं बात करता हूँ कि आपने शुरुआत एक्चुअली की पोजिशनल ट्रेडिंग से जी, लेकिन जो नए ट्रेडर्स आते हैं वो डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग पे आते हैं जी। तो क्या यही रीज़न है कि वो लोग लॉस कर रहे हैं और आपने एक तरीका फॉलो किया ऑप्शन ट्रेडिंग तक पहुंचने के लिए? लॉस होने का रीज़न है कि आप टेक्निकल्स रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। अगर रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, पहले तो आप ट्रेडिंग सेटअप बनाओ। ट्रेडिंग सेटअप बनाने के बाद आप तय करो कि मुझे 100% ये सेटअप के हिसाब से ही चलना है। अगर वो सेटअप के हिसाब से आप चल रहे हो तो लॉस होने के चांसेस कम है, क्योंकि टेक्निकली अगर कर रहे हो तो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस कर दिया तो वहाँ पे आपका लॉस बच जाएगा और दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपका जो कैपिटल है उसको वापस से लगाओ। तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो लॉस होने के चांसेस कम है, और होगा तो भी नॉमिनल होगा। ओके। तो नए ट्रेडर सिर्फ इसीलिए लॉस कर रहे हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे। हाँ, डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और लॉस तो एनीवे पार्ट एंड पार्सल है ट्रेडिंग जी। का, तो वो होगा ही। दूसरी चीज़ मुझे एक और आपके जर्नी से ही जो पता लगी है, देखिए तब लोगों के पास वो एक ऑप्शन था कि आईपीओ से हम लोग लाइक मल्टीपल फैमिली अकाउंट्स में आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं, ये वो तरीके थे। तो आपने तब एक अपना कैपिटल उस तरीके से बनाया, वो काफ़ी एक अच्छा जुगाड़ भी था। जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। अभी जो नए ट्रेडर आ रहे हैं उनको कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए? अभी देखो अपने पास 2 तरीके का लाइन बेस मतलब नए ट्रेडर्स का है कि एक तो ऑप्शंस बाइंग और एक ऑप्शंस राइटिंग। अगर ऑप्शंस बाइंग से आप काम कर रहे हो तो नॉमिनल कैपिटल से भी आप काम कर रहे हो, वो
ऑप्शंस बाइंग भी मैं कर रहा हूँ, पर मैं जो ऑप्शंस बाइंग कर रहा हूँ वो सब सिस्टम बेस्ड और थ्रू द अल्गो कर रहा हूँ, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ओके। तो ऑप्शंस बाइंग में क्या होता है कि मूवमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, अगर क्विक इन क्विक एग्जिट आपको आ रहा है तो ऑप्शंस बाइंग से भी आप कमा सकते हो। मोमेंटम कैच करना पड़ेगा। मोमेंटम कैच करना पड़ेगा और प्योर इंट्राडे बेस करना रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में टाइम डीके लगता है। करेक्ट। तो अगर उस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करोगे तो टाइम डीके भी लगेगा। और दूसरा तो मेन कि आप स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओटीएम या एटीएम करोगे तो डीके ज़्यादा लगता है, हो सके इन द मनी ऑप्शंस बाय करो। दूसरा कि आप एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करो। तो ये कुछ सेटअप्स अगर आप यूज़ करोगे ना तो बाय करके भी पैसे कमा सकते हो। ओके। एंड फिर भी एक मिनिमम कुछ कैपिटल आप सजेस्ट करना चाहोगे? इतना तो होना ही चाहिए। ऑप्शंस बाइंग के लिए मिनिमम 1 लाख तो होना ही चाहिए, तो क्या कुछ आप क्वांटिटी में काम भी कर पाओगे और उस क्वांटिटी या कैपिटल के ऊपर रिटर्न भी आप निकल सको। करेक्ट करेक्ट। एक और चीज़ मैंने जनरली लोगों में देखी है और आप में जो देखी है कि लोग ट्रेडिंग करने के लिए अपनी जॉब छोड़ देते हैं। जी जॉब से पहले अपनी लाइफ टाइम की सेविंग्स जमा करते हैं, कैपिटल बनाते हैं 10 लाख 15 लाख जो भी है, और वो कैपिटल आने के बाद सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल उल्टा किया है, आपने आपका जॉब भी इंटैक्ट रखा और आपकी ट्रेडिंग भी इंटैक्ट रखी। जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मार्केट में इतने ज़्यादा मतलब इतने सारे रास्ते हैं कि आप इजीली उसमें अपने जॉब के साथ ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कोविड के टाइम पे मैंने मेरे जो फिल्टर करके जो स्टॉक्स मैंने निकाले थे और उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो वो सब जब मार्केट अभी लास्ट ईयर सितंबर एंड लास्ट वीक एंड अक्टूबर फर्स्ट वीक, उस टाइम पे मैंने मेरे पोर्टफोलियो में से 95% स्टॉक एक साथ स्क्वायर अप कर दिया था। ओके। और वो स्क्वायर अप करके मैंने लिक्विड बीज परचेज कर लिया, क्योंकि मुझे ऑप्शंस में तो ट्रेडिंग चालू ही रखना है, ऑप्शंस राइटिंग में। तो वो जो स्टॉक्स मैंने बेच दिया और उस स्टॉक्स में से मैंने लिक्विड बीज बाय करके प्लेज कर दिया। लिक्विड बीज में इजीली मुझे 5 से 6% रिटर्न ईयरली मिल जाता है। ठीक है, तो क्या है कि वहाँ पे अपना एक काम तो चल रहा है और पोजिशनल ऑप्शंस अगर राइटिंग अप कर रहे हो, वीकली ऑप्शंस स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, ठीक है, तो उसमें आपको पूरे दिन मार्केट के सामने बैठने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सिस्टम वाइज अगर आप काम कर रहे हो तो मैं आपको एक और सेटअप भी दूंगा कि अगर पोजिशनल ऑप्शंस राइटिंग करके अगर भी काम करना है, उसको हेज कब करना है, कैसे करना है, वो भी सिखाऊंगा। तो उसके लिए जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने जो ये पोजीशन छोड़ा तब मैंने तय किया था कि मैं जो कुछ भी पोजीशन छोड़ रहा हूँ वो मुझे 30% डाउन एक बार आ जाए ना तो मुझे उस पोजीशन में वापस से एंटर होना है। मतलब कोई भी स्टॉक अगर 30% आपके एंट्री के बाद मेरे नहीं ऐसा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी 2020 से कोविड के टाइम से कुछ पोर्टफोलियो था, वो 10 टाइम बढ़ गया था। वो पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया जैसे कि 2024 में पोजीशन 95% पोजीशन मैंने स्क्वायर अप कर लिया था, क्योंकि मार्केट हाईली ओवरबॉट जोन में था। ओके। पर मुझे वही स्टॉक्स में वापस से एंट्री करना था जिसमें मैंने प्रॉफिट लिया, उसी में मुझे वापस से एंटर होना था, री-एंटर करना था जो मैंने छोड़ दिया है उसको। जनरली मैं कोई पोजीशन छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया तो मुझे उसमें री एंटर होना था, इसलिए मैंने क्या अलर्ट्स रख दिए मेरे सॉफ्टवेयर में कि भाई 30% जो रेट से 30% नीचे के रेट पे मैंने अलर्ट रख दिया कि जब भी ये रेट्स आएंगे ना मैं मेरे पोर्टफोलियो में री एंटर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो खाली एक चर्निंग करना था, इसलिए मैंने पोजीशन छोड़ा था। तो मैंने वहाँ पे सब अलर्ट्स रख दिए। अब हुआ ऐसा कि मेरा रूटीन काम तो मेरा जॉब है, मैं जॉब के काम से आउट स्टेशन भी जाता रहता हूँ। तो अप्रैल मंथ में सेकंड या थर्ड 2 दिन के लिए मैं भोपाल गया था एक काम से। उसी टाइम मार्केट में सडन फॉल आया था ड्यू टू टैरिफ के वजह से कुछ ना कुछ, तो कंटिन्यूस मार्केट डाउन गया था। तो उस टाइम पे सबसे पहले तो मेरे जो कॉल ऑप्शंस मैंने बेचे हुए थे वो पोजीशन मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि जब मैं मेरे काम में हूँ ना, मेरा जो रूटीन मेरा मेन बिजनेस है या जो जॉब मैं कर रहा हूँ मैं उसको न्याय दूंगा पहले। तो मैं उस वजह से वो जो काम ऑफिस के काम से भोपाल गया था मैं मेरा पोजीशन स्क्वायर अप नहीं कर पाया।
पहले दिन मार्केट डाउन गया, दूसरे दिन तो गैप डाउन ही खुला और कंटिन्यू नीचे गया और वहाँ से उसी दिन रिवर्स। तो उस दिन में मैंने जो अलर्ट्स रखे थे ना, बहुत सारे मेरे जो स्टॉक्स मैंने जो छोड़े थे उसमें से 80% स्टॉक्स में उस टाइम पे 30% या उससे नीचे के रेट में मुझे लेने मिल रहा था। हाँ। तो मैंने जो तय किया था कि मुझे लेना है वो नहीं ले पाया क्योंकि मैं मेरे काम पे से बाहर गया था। और उसी दिन मार्केट रिवर्स हुआ और दूसरे दिन गैप अप हुआ और वहाँ से कंटिन्यू बढ़ने लगा। तो मुझे जो री एंटर होना था मैं नहीं हो पाया। पर हालांकि अभी भी मैंने जो पोजीशन छोड़े थे उसमें से 80% स्टॉक्स ऐसे जो आज 1 साल के बाद भी अभी भी उस रेट से नीचे ही चल रहे हैं। ओके। कुछ स्टॉक्स ऐसे जो बढ़ चुके हैं, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो तो मेरा जो रेट से मैंने पोजीशन प्रॉफिट बुक किया था, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मिस अपॉर्चुनिटी लॉस है मेरा। पर मैं जो काम मेरा मेन है वो तो मुझे काम करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि इसके लिए आपको जॉब छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जॉब के साथ साथ भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मेरा ये जो पोर्टफोलियो में मुझे री एंटर होना था, अगर उस टाइम पे मैं री एंटर हो गया होता तो आज उस रेट से मुझे 7-1 लाख रुपए का प्रॉफिट था। तो सिर्फ एक क्लाइंट की विजिट के लिए गया था और मेरा 7 लाख का अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया है। पर मुझे वापस से भी चांस मिलेगा। तो मैं ये ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच है कि आपकी एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, लेकिन मार्केट है, मार्केट आपको फिर से अपॉर्चुनिटी तो देता ही रहेगा। बस आपका फोकस एंड आपका सेटअप आपके साथ रहना चाहिए। तो हितेश भाई, ये तो हो गई आपकी जर्नी एंड कैसे आपने पैसे बनाए। आपने क्लियरली बोला भी है कि आप पीएनएल भी दिखाओगे आप। हाँ, पीएनएल में दिखा सकता हूँ। मैंने जो स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट पर्पज से बाय किए हैं, मैं जो रेट बोला उस रेट के आसपास पे मैंने एंट्री लिया हुआ है। और मैंने आपको बोला कि मैंने जो पोजीशंस प्रॉफिट्स पे बुक किया है वो बुक किया है अराउंड सितंबर एंड लास्ट वीक 2024 और अक्टूबर फर्स्ट वीक्स। बस ये 2 वीक के अंदर ही मैंने मेरा पोजीशन में प्रॉफिट बुक किया था। ओके। तो आपने 2013 में वो कौन से बेसिस पे वैसे स्टॉक्स खरीदे थे? तो मैंने जैसे आपको बताया कि पोजीशनल, लॉन्ग टर्म पोजीशनल अगर आपको बाय करना है तो उसके लिए मेरे पास एक रिपोर्ट्स है, जो रिपोर्ट में हर कुछ सालों में रन कर रहा हूँ। मैं पिछले 16 साल से इस फील्ड में हूँ। तो अभी तक हार्डली 3 से 4 बार मैंने ये रिपोर्ट रन किया है और उस रिपोर्ट के थ्रू मैंने स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। ओके। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास एक रिपोर्ट डिजाइनर करके है जिसमें मैं एक स्टडी लगा देता हूँ 52 वीक हाई से अभी का रेट क्या चल रहा है और उन दोनों में परसेंटेज वाइज कितना डिफरेंट है। यानी कि जो स्टॉक्स 52 वीक हाई से सबसे ज्यादा गिर गया है वो स्टॉक्स मुझे ट्रैक करना है। ओके। तो मैं ये किस में देख रहा हूँ, निफ्टी के 500 स्टॉक्स में। निफ्टी का 500 स्टॉक्स का पूरा ग्रुप रन करो, उसमें ये स्टडी लगाओ और रिपोर्ट रन करो। रिपोर्ट रन करने से क्या होगा कि टोटल जो 500 स्टॉक्स है उसका एक लिस्ट आ जाएगा। उस लिस्ट में आपको क्या करना है, उस लिस्ट को परसेंटेज वाइज चेंज जो है उसको असेंडिंग डिसेंडिंग करना है। ओके। और उसमें से क्या करना है आपको कि स्टॉक्स निकालना है जो सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, जो स्टॉक्स प्राइस वाइज सबसे ज्यादा डाउन गया। क्योंकि अभी अपने मार्केट निफ्टी 500 में क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि जो स्टॉक्स अगर टेक्निकली सही है तो जो स्टॉक्स नीचे जा रहा है दूसरे कुछ ना कुछ टाइम्स में वो स्टॉक्स रिट्रेस होगा, उसको ऊपर जाना ही है। जैसे कि मान के चलो कि मेरा जो मेन, तो मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले स्टॉक्स निकाल रहा हूँ, उसमें से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कुछ कंडीशंस यूज कर रहा हूँ, जैसे कि प्राइस प्रीवियस बॉटम के आसपास है। हिस्टोरिकल प्राइस जो अपने वीकली चार्ट ले लो, तो वीकली चार्ट में जो प्रीवियस बॉटम है उसके आसपास अगर कोई स्टॉक्स चल रहा है। या दूसरा अपना कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मैं हार्डली 3 से 4 कैंडलस्टिक पैटर्न सालों से यूज कर रहा हूँ। मेरा रूटीन ट्रेडिंग, अगर मुझे स्विंग ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, तो उसमें भी मेरे पास रूटीन वही कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का कंफर्मेशन विथ वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मार्केट में कौन सा न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है, हमें पता नहीं होता है। Correct. लेकिन जब सब लोगों को लग रहा है कि ये स्टॉक्स में पोटेंशियलिटी है तो क्या करेंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे ना। बिल्कुल। या या फिर ट्रेडिंग करेंगे। तो ट्रेडिंग करने से क्या होगा, एक वन टाइप ऑफ वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, वो एक नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि मैंने कुछ स्टॉक्स परचेज किए हुए और जो रेट से वो बॉटम है अभी तक फिर वो रेट कभी कभार आया नहीं है। पर्सनली मेरे अकाउंट में, अब मैं आपको अभी जो भी शेयर कर रहा हूँ वो सब मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट में, मेरे फैमिली मेंबर या मेरे पर्सनल अकाउंट में ट्रेड किए हुए। ये जो भी ट्रेड रिपोर्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स चाहिए
तो भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। ओके ओके तो जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम्स जनरेट हो रहा है, वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न में पॉजिटिव ब्रेकआउट, पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न्स, या फिर प्राइस में डाइवर्जेंस हुआ, प्राइस और आरएसआई का डाइवर्जेंस हुआ है, तो ये चीज हो रही है। तो दूसरा क्या हुआ, सबसे पहले स्टॉक्स का रिपोर्ट रन किया, फिर मैं उसमें से स्टॉक्स मुझे कौन से लेने हैं उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जैसे कि मार्केट में आप, हमारे गुजरात में एक कहावत है, भाव भगवान छे, बिल्कुल भगवान मतलब कि प्राइस एक्शन से आप काम कर रहे हो, तो वो क्या हुआ कि भाव से काम कर रहे हो, प्राइस इज गॉड। तो जैसे हर इंसान गॉड में विश्वास करते हैं, उस पर ट्रस्ट कर रहे, उनको फॉलो कर रहे, या फिर उनकी जो भी इच्छा है उनसे विश करते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए। तो सेम अगर आप भी अब मार्केट में काम कर रहे हो, तो आपका भगवान कौन है, भाव है। भाव जो प्राइस एक्शंस है उसको फॉलो करके आप काम करोगे, जो प्राइस एक्शंस के हिसाब से आप उसको ट्रस्ट करोगे। जैसे आपको भगवान पे 100% ट्रस्ट रहेगा, तो फिर स्टॉक मार्केट में प्राइस में भी 100% ट्रस्ट करो। बिल्कुल। अगर आप सीरियसली उस प्राइस को ट्रस्ट कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो ओवर द पीरियड क्या करना है कि आपको प्राइस एक्शंस के हिसाब से आपको स्टॉक सिलेक्शंस जो मैंने किया, तो ऐसे करके आपको उसमें से स्टॉक्स निकालने हैं। अब दूसरा एक और चीज ध्यान में रखना है कि न्यूज स्पेसिफिक अगर कोई स्टॉक्स में डाउनफॉल आया है, तो वो फेमस ही होगा कि भाई ये स्टॉक्स न्यूज की वजह से गिरा हुआ है, तो वो स्टॉक्स को उस लिस्ट में से हटा दो। ऐसे कर करके, मतलब अगर सपोज आइडिया सॉर्ट ऑफ स्टॉक एग्जैक्टली, तो वो स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियोज बनाए उसमें से निकाल दो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2013 में मैंने ये रिपोर्ट रन करके कुछ स्टॉक्स, उसमें से टोटल 28 स्टॉक्स आए थे। अच्छा। अब मैंने चेक किया कि मेरे पास सेविंग करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए कितना अमाउंट है, 7000 के आसपास ही था। तो 7000 डिवाइड बाई 28 किया, अराउंड 250 के रुपीज के आसपास की वैल्यू बनी। तो मैंने जो स्टॉक्स डिसाइड किए थे वो 250 रुपीज के आसपास में जितने भी मिल रहे थे, उसके हिसाब से जितनी क्वांटिटी मिल रही थी उतनी क्वांटिटी परचेज किया मैंने, और वो उतने शेयर्स मैंने 28 स्टॉक्स एक ही दिन में बाय किए थे। और एक तय था कि जब तक ये फंड डबल नहीं होगा मैं नहीं निकालूंगा। अब उसके बाद 2014 अराउंड एक साल या उससे थोड़ा आगे पीछे के टाइम में ये पोर्टफोलियो मेरा हो गया 14,000 के आसपास का। तो 28 में से सिर्फ 2 स्टॉक्स, एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी मेरा माइनस में चल रहा था जो मैंने लिया था, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी न्यूज़ की वजह से नीचे चल रहा था, उस वजह से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, और एक आध स्टॉक्स दूसरा था जो 28 में से 26 स्टॉक्स मेरे प्रॉफिटेबल थे, क्या 2 लॉस में थे, फिर भी वो सब एक ही साथ एक ही दिन में मैंने सब स्क्वायर अप कर दिया। मेरा अल्टीमेट गोल था कि मुझे इस पैसे को डबल करना है, तो मैंने एक ही साल में वो डबल करके वो पोजीशन छोड़ दिया। अब आज मैंने, हाँ, अब ये जो हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं वो मार्केट सबके लिए बना हुआ है। अगर किसी को 50 रुपीज से भी ट्रेड करना है तो उतनी रुपीज का भी इन्वेस्टमेंट करके काम कर सकता। किसी को 50 करोड़ में भी इन्वेस्टमेंट करना है तो वो 50 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में कर रहा है, उनको भी क्वांटिटी मिल जाएगी। तो अपना मार्केट इतना बड़ा है, अमाउंट वैल्यू मैटर नहीं कर रहा। हमारे मार्केट में सब लोग हैं, छोटी अमाउंट, छोटे पोर्टफोलियो के साथ टिकट साइज वाले, बड़े टिकट साइज वाले। जो मैंने 7,000 वाला किया तो कोई 7 लाख का भी कर सकता है और 70 लाख का भी कर सकता है, पर अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, मैंने जो 14,000 हुआ तो उनका उस हिसाब से उतना ही रिटर्न उनको मिलने वाला था। करेक्ट। तो इनिशियली सबसे पहला मेरा कदम था 2013 जब मैंने ये ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो वैसे तो फिर भी आपने 7,000 के 14,000 तो कर लिए एक साल में, हाँ। ठीक है, लेकिन मैंने तो रिसेंट आपका जो PNL देखा वो काफी बड़ा है। हाँ, तो 14,000 से वहां तक कैसे हुआ? जब स्पाइडर ज्वाइन किया तो उतना सेविंग सैलरी नहीं था, तो इतना खास कुछ सेविंग नहीं था मेरे पास। जो भी सैलरी आ रही थी, स्पाइडर में ज्वाइन करने के बाद कुछ टाइम में ही मुझे HDFC बैंक वालों ने क्रेडिट कार्ड ऑफर किया तो मेरा काम बन गया क्योंकि सैलरी तो बचती नहीं थी। तो क्या रूटीन एक्सपेंस के लिए क्रेडिट कार्ड यूज किया और जैसे ही सैलरी आया क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दिया। तो सैलरी और क्रेडिट कार्ड दोनों से मेरा रूटीन लाइफ अच्छे से चलने लगा। ओके। इन बिटवीन मैंने मार्केट से बहुत नॉलेज गैदर किया। उसी टाइम जैसे मैं IPO, जैसे मैंने आपको बताया कि IPO टू मैंने ये कुछ IPOs में ट्रेडिंग स्टार्ट किया। तो इनिशियली मैंने मेरे फैमिली मेंबर के 4 अकाउंट्स ओपन किए। अब उसमें मिनिमम रिक्वायर है 15,000 रुपीज। करेक्ट, हाँ। सेविंग था नहीं। तो उसी टाइम मैंने जैसे आपको बताया कि HDFC वालों ने क्रेडिट कार्ड दिया था उसी के ऊपर उन्होंने लोन ऑफर किया था। ओके। तो मैंने 60,000 का लोन ले लिया क्रेडिट कार्ड से और वो जो 60,000 था वो मैंने इन्वेस्ट किया IPO में। ओके। फैमिली मेंबर के सब
के, तो उस टाइम पे तो क्या था, अभी जितना अलॉटमेंट रेशियो उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा था, आईपीओ लगने के चांसेस थे ज़्यादा थे। तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिला। इनिशियली जैसे ही आईपीओ लगा मैं प्रॉफिट बुक करके वो पैसा किसी और आईपीओ में लगाता था। ऐसे कर करके मैंने कैपिटल बनाना स्टार्ट किया, कैपिटल बन गया, फिर तो जो भी जान पहचान वाले फ्रेंड्स फैमिली उन सब के भी अकाउंट्स ले लिए कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है आईपीओ। और तब क्या था कि तो आप आपके फ्रेंड्स फैमिलीज के अकाउंट में भी हाँ आईपीओ लगा रहा था मैं। अब तो ये पॉसिबल अभी नहीं पॉसिबल, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि पहले भी एक ही था कि पर पान कार्ड एक ही आईपीओ आप मतलब लगा सकते हो। पर उस टाइम पे क्या था कि जो आईपीओ आप लगा रहे हो उसमें जो पेमेंट जो आपको देना था वो एक अकाउंट से 5 अलग अलग पान कार्ड में आप पेमेंट दे सकते। तो मेरे अकाउंट में से पेमेंट चला जाता था। अगर लगा तो उनके अकाउंट में क्रेडिट होके वहां पे आ जाता था, लेकिन डेबिट होने में मेरे अकाउंट से हो जाता था, तो मेरे लिए इजी हुआ था उस टाइम पे। मैंने आईपीओज में भी काफी पैसा लगाया उस टाइम में। डीमार्ट है, बंधन बैंक है, बीएससी है। बंधन बैंक में तो फॉर्म अलॉटमेंट हुआ था, पर एप्लीकेशन 7,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे आईपीओ लगे। तो क्या हुआ कि आईपीओ से नया रास्ता मुझे मिल गया, आपका एक इनिशियल कैपिटल बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। अब वही कैपिटल मैंने धीरे धीरे करके मार्केट में लगाया। मैंने आपको बताया था कि मेरा ट्रेडिंग में मैंने एक सेटअप आपको शेयर किया कि भाई लॉन्ग टर्म पोजिशनल बाय करना है तो क्या करना है। करेक्ट। हाँ। सेम वे अगर मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी मेरा सिंपल सा रूल्स है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम। मैं एक स्कैनर रन कर रहा हूँ 50 डेज हाईएस्ट वॉल्यूम। आज के दिन का जो वॉल्यूम है लास्ट 50 डे का हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो मैंने क्या किया कि भाई वो स्कैनर रन करो, उसके साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स का स्कैनर रन करो। ये सब कंडीशंस जब फुलफिल हो रहे हैं तो ये कंडीशंस फुलफिल होने के टाइम पे मुझे जो ट्रेड मिल रहे हैं। कौन सी कैंडलस्टिक्स यूज करते थे? कैंडलस्टिक्स में मैं हैमर, एंगल्फ लाइन बुल, पियर्सिंग लाइन और बुलिश हरामी, ये 4 पैटर्न ज्यादातर मैं फॉलो कर रहा हूँ। पर सभी में मेन क्या है कि वॉल्यूम को इम्पोर्टेंट देना है। वॉल्यूम है तो ही काम करना है, वरना नहीं करना है। तो क्या है कि जो स्टॉक्स और फिल्टर आउट होके निकलते हैं। और दूसरा मेरा एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अगर स्टॉक्स ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ही, एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल पैटर्न हो गया। दूसरा डाइवर्जेंस भी क्या होता है कि डाइवर्जेंस में भी, डाइवर्जेंस थ्योरी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कौन से डाइवर्जन में आपको ट्रेड करना है। तो उसमें भी मैंने जैसे आपको बताया भाव भगवान है। तो उसमें भी प्राइस एक्शन वाइज प्रीवियस बॉटम के आसपास जो मिल रहा है, क्योंकि ना टेक्निकल हिस्ट्री फॉलो कर रहा है। जो भी स्टॉक्स ने बॉटम लगाया उसके आसपास से अगर कोई स्टॉक्स रिवर्स हो रहा है तो उसमें ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो डिमांड, वो एक वन टाइप ऑफ डिमांड हो गया, सपोर्ट हो गया। तो सपोर्ट पे अगर कोई पैटर्न्स मिल रहे हैं या फिर डाइवर्जेंस मिल रहे, वो स्टॉक्स को आप ट्रेड कर सकते हो। और मैं आपको बता सकता हूँ कि लोग ऐसा कहते हैं कि हाई और लो आप पकड़ नहीं सकते हो। मुश्किल है थोड़ा हाई लो पकड़ना, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल ऐसा दिखाऊंगा कि मैंने हाई लो पकड़ा है और वहीं से मार्केट या वो स्टॉक्स रिवर्स हुआ है। मैंने यस बैंक अराउंड 414 या 424 के आसपास नेगेटिव डाइवर्जेंस और शूटिंग स्टार पैटर्न बना था विद द वॉल्यूम। मैंने नेगेटिव ब्रेकडाउन के लिए दिया था और वहां से वो 414 से लेके 380 तक आया, 355 तक आया, फिर कोई न्यूज़ खराब आया। उसके टाइम से लेके आज तक अभी तक वो रेट नहीं आया है। सेम वे मैंने जैन इरिगेशन निकाला था, रेट याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे क्या था, बजट आने वाला था। तो बजट के टाइम में जनरली इरिगेशन सेक्टर को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलते थे, फिर भी मैंने शॉर्ट करवाया था। मैं न्यूज़, हाँ अगर न्यूज़ आता तो मेरा स्टॉप लॉस तो था ही, पर मेरा जो सेटअप बन रहा था उस सेटअप में ऐसा था कि ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है वॉल्यूम के साथ। मतलब न्यूज़ से पहले आपने टेक्निकल चार्ट्स देख के ही आइडेंटिफाई कर लिया? जी। तो उस दिन मैंने शॉर्ट करवाया था, आज तक वो रेट नहीं आया है। मैंने अपोलो हॉस्पिटल में हैमर पे बाय किया, इन्वर्टेड हैमर पे शॉर्ट पोजीशन स्क्वायर अप किया, तो वो भी टॉप बॉटम मैंने पकड़ा था, वहां से मार्केट रिवर्स हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो ये कुछ सेटअप्स मैंने जो शेयर किया वो सेटअप के ऊपर डेली बेसिस पे आधा घंटा है मेहनत करो। मेरा प्रैक्टिस ऐसा है कि एफएनओ के सारे स्टॉक्स डेली देखता हूँ। अगर कहीं पे ऐसा कोई मुझे कन्फर्मेशंस मिले तो एक ट्रेडिंग सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शंस मेरा हो जाएगा। अगर वही स्टॉक्स कल आपको ब्रेकआउट दे रहा है तो कॉन्फिडेंटली आप उसमें बाय कर सकते हो, और यही रिपीट होगा ना तो आप उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे ट्रस्ट करके आप अपना एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बन गया, कंटिन्यूस लाइफ टाइम उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए भी अच्छा सा कमा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आपसे आज 2 चीज़ें सीखनी और मेरे
व्यूवर्स को भी सिखानी है, जी। ठीक है। पहला जिस चीज़ से आपने आपका कैपिटल बनाया दैट वाज पोजिशनल ट्रेडिंग, पोजिशनल लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो आप हमारे साथ पहले आप वो एक बार वो सेटअप शेयर कर दीजिए प्लीज़। हम जी। चार्ट पे हम देख सकते हैं वो चीज़ को? जी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आज अभी हम फिलहाल पहले सीखेंगे आपका जो आपने इनिशियल कैपिटल बनाया लॉन्ग टर्म बाइंग से, जी। तो वो स्टॉक्स आपने कैसे सिलेक्ट किया? मैंने आपको बताया था कि मैं एक रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक रिपोर्ट्स प्री डिफाइंड रिपोर्ट है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इतना लिया है कि 52 वीक हाई से करंट रेट कितना नीचे चल रहा है, बस ये रिपोर्ट सिलेक्ट किया, निफ्टी 500 ग्रुप सिलेक्ट किया और इसको रन करना है। ये रन करने से रिपोर्ट जनरेट होके आ गया। अब उसके बाद आपको देखना क्या है, सबसे ज़्यादा डाउन कौन सा है, SW सोलार। ओके। जैसे अभी 63% नीचे मुझे मिल रहा है। इसका अभी का रेट क्या चल रहा है, मैं इसमें 52 वीक हाई भी डाल सकता हूँ साथ में। सबसे पहले क्या लिया है, एक तो 52 वीक हाई क्या है, ओके। करंट रेट क्या है और कितना परसेंटेज उस रेट से नीचे चल रहा है। ओके, ठीक है। किसी भी स्टॉक का 52 वीक हाई कितना है, हाँ उस स्टॉक का करंट रेट कितना है, और वो करंट रेट से 52 वीक हाई से कितना नीचे है। एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखना है कि यहाँ पे मेरे पास आ गया कुछ स्टॉक्स, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के रिजल्ट्स आ गए जो 52 वीक हाई से नीचे चल रहे हैं। ओके। सबसे पहले यहाँ पे करंट रेट दिख रहा है, करंट रेट क्या चल रहा है, 52 वीक हाई क्या था और परसेंटेज चेंज कितना डाउन था। अब उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि ये मेरे पास एक पोर्टफोलियो लिस्ट आ गया, उसमें से मैं क्या करता हूँ कि एक परसेंटेज वाइज डिसाइड कर लेता हूँ कि इतने परसेंटेज तक जो डाउन गया उसमें ही अपने काम करना है। ओके। तो एक जनरल सेटअप, जनरल स्टॉक्स इसमें से फिल्टर आउट हो गए। फिर उसमें ये ग्रुप आपने निफ्टी 500 स्टॉक्स पे रन किया, जी ठीक है। जी। फिर इसमें क्या है कि देखो यहाँ पे एक स्टडी मैंने लगाया है डॉनचाई चैनल। ये क्या है, 50 अपना हाईएस्ट हाई और हाईएस्ट लो। ये रिपोर्ट रन करने के लिए मैंने हाईएस्ट हाई हाईएस्ट लो लिया, लोएस्ट लो लिया था। लेकिन अभी मैं इसका इनपुट चेंज कर रहा हूँ स्टॉक सिलेक्शंस के लिए। मैं ये जो मैंने हाई और लो लिया था उसके पहले हाईएस्ट क्लोज और लोएस्ट क्लोज का लाइन बन जाएगा। ओके ओके, ठीक है। पैरामीटर्स। तो यहाँ पे क्या देखना है, देखो ये वाला स्टॉक्स HFCL, उसका जो 52 वीक हाई था उससे तो काफ़ी, यहाँ से अगर देखने जाओ तो उसका हाई है 171, करेक्ट। अभी चल रहा है 72 के आसपास। मल्टीपल सपोर्ट्स है, तो ये मेरे सेटअप में बैठ रहा है। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से भी सपोर्ट लेके सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा। मेरा कंडीशंस था वॉल्यूम होना चाहिए, प्राइस में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, मल्टीपल कंडीशन है, तो मेरे सेटअप में ये बैठ रहा है। अब अगर ये पोजिशनली चले तो प्राइस एक्शन वाइज आप इसके टारगेट, ये जो लेवल्स है ना, ये जो हिस्टोरिकल लाइन्स है, ये मतलब ये लाइन अपना स्ट्रॉन्ग, जितना बड़ा लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन उतना अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये सब लेवल तक आ सकते हैं। तो अगर प्रॉफिट बुक करना चाहो तो भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप यहाँ से रन करो। फिर प्राइस मैंने बताया था, या तो प्राइस प्रीवियस बॉटम के आसपास यानी सपोर्ट पे, दूसरा पॉजिटिव डाइवर्जेंस होना चाहिए, या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कंफर्मेशन, 3 में से कोई भी एक चले। और वॉल्यूम सब में कंपलसरी है, वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि प्रीवियस जो वॉल्यूम है उससे तो वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए। तो ये सेटअप मेरा बन गया पोजिशनल बाइंग के लिए। ओके। फिर बीच में मैंने कोविड के टाइम पे स्विंग ट्रेडिंग भी स्टार्ट किया था, क्योंकि कोविड के टाइम में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो उस टाइम पे स्विंग ट्रेडिंग भी अपने कर सकते थे। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए मैंने ना, तो स्विंग ट्रेडिंग, लेकिन सडनली क्यों, और क्या रिटर्न्स मिले रहेंगे उसमें? जनरल मेरा एक ऐसा व्यू था कि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, कोई भी स्टॉक्स अपने मार्केट में ना, कोई भी स्टॉक्स अगर चल रहा है तो एटलीस्ट 10-15% का सिग्नल्स या कंफर्मेशन मिलने के बाद 10-15% का इजीली मूव मिल सकता है आपको। तो वो मूव अगर आपको पकड़ना है तो कर सकता हो। ये स्विंग ट्रेडिंग में भी मैंने कुछ किया था, पर उसमें मैंने फिक्स किया था 10% अगर मुझे मिल जाए तो मुझे पोजीशन छोड़ देना है। तो उसमें मैं उस टाइम पे 2 स्टॉक्स लेते, तो अदानी पावर अराउंड 30 रुपये के आसपास लिया था, 33 पे या 34 के आसपास मैंने वो पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया था। उसके बाद अभी तक वो रेट कभी आया नहीं है और वो तो काफ़ी बढ़ गया था। फिर सेम वे क्यूमिंस इंडस्ट्री मैंने लिया था, तो क्यूमिंस इंडस्ट्री भी मैंने 334 या 338 के आसपास लिया था। वो भी मैंने मेरे अकाउंट में ही लिया था। तो वो 334 वाला एक बार वहाँ से कंटिन्यूस 10% जितना बढ़ा,
अराउंड 370 या 380 के बीच में मैंने वो स्क्वायर अप कर दिया, वहाँ से वो रिट्रेस हुआ 340 तक आया। और आज का अगर रेट आप देखो तो ये अपना क्यूमिंस यहाँ पे मैंने लिया था, क्या बात डेट के साथ बता सकता हूँ, फिर वो रेट कभी नहीं आया। और देखो ऊपर में कहा 4100 रुपीज़, डिविडेंड भी कितनी बार दिया। अब ये स्टॉक्स पकड़ने का कैसे पकड़ना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ बताइए, ये तो व्यूअर्स के लिए लॉटरी जैसा देखो प्रीवियस ट्रेंड क्या था, प्रीवियस हाई था 640 के आसपास, 652। करेक्ट। स्टॉक्स कंटिन्यू डाउन गया। मेरा तो मेन सेटअप है ही हाँ कि भाई अगर स्टॉक्स जो गिर गया है, और फिर मैंने यहाँ पे उस दिन ना एक स्कैनर रन किया था। उस स्कैनर में सिंपल सा एक ही चीज़ रन किया, अराउंड 3 या 3:15 के आसपास स्कैनर रन किया था। वो स्कैनर भी मेरे पास है यहाँ पे। वॉल्यूम हायर देन लास्ट n बार, 50 डेज का आज जो वॉल्यूम बना है वो लास्ट 50 डेज का हाईएस्ट वॉल्यूम बना है। तो ये स्कैनर्स मैंने रन किया उस दिन, उस स्कैनर में मुझे मिला क्यूमिंस इंडस्ट्री। ठीक है, क्यूमिंस इंडस्ट्री ये क्लोजिंग के आसपास मैंने, ये 330 के आसपास का क्लोजिंग था, लेकिन मैं इस हाई के आसपास, क्योंकि थोड़ा टाइम था तो मैंने इस हाई के आसपास मेरा एंट्री हुआ था। कंडीशंस एक ही है, प्रीवियस मूव डाउन, एंगल लाइन बुलिश, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वॉल्यूम लास्ट 50 दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम। एक बार वॉल्यूम इस पे था जब ट्रेंड नेगेटिव हुआ, तब जो वॉल्यूम था उसका आधा या फिर वॉल्यूम, और मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है 50 डेज का हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ, यानी कि यहाँ पे जो वॉल्यूम बना है कुछ तो लास्ट है। 50 दिन में सबसे ज़्यादा तो इस दिन मैंने बाय किया था, यहाँ तक का राइड मिला। यहाँ पे ये जो डाउन आया ना यहाँ से, इस दिन के क्लोजिंग पे मैंने मेरा पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया। उसके बाद नीचे भी आया था, पर मेरा पर्पस था 10%, मेरा टारगेट 10% आ गया। अभी आज तक ये रेट से देखो, मेरा एंट्री मैं आपको मेरे अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखा सकता हूँ। इस दिन मैंने एंट्री लिया था, आज तक ये रेट नहीं आया है। तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप भी आपको करना है तो ये भी कर सकते हो। सेम वे अभी लास्ट मैंने इसी सेटअप के हिसाब से एक ट्रेड लिया था, डिलीवरी। ओके, ये भी मैंने मेरे अकाउंट में लिए, कुछ फैमिली फ्रेंड सबको ये तो परचेज करवाया था। डिलीवरी का प्रीवियस ट्रेंड अगर आप देखने जाओ ना, तो ये आप डेली चार्ट पे एनालाइज डेली चार्ट, ये डेली चार्ट पे, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जनरली तो आइडियली हम 75 मिनट चार्ट को फॉलो करके कर रहे हैं, लेकिन मेरा पर्पस है कि मुझे 5-10 दिन होल्ड रखना और 10% का मूव लेना है। तो डेली चार्ट पे ये सेटअप लेके एज ए स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप ये यूज कर सकते हो। और 10% मूव वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो 700 रुपीज़ वाला नीचे में आया 309 के आसपास, वापस से 482, अब 482 वाला 250। मेरा सेटअप जब भी मेरे सेटअप में स्टॉक्स मिल रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि नहीं अब इसको चलना ही है। तो यहाँ पे अगर देखने जाओ ना, तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट प्रीवियस सपोर्ट के आसपास, करेक्ट। और यहाँ पे इस दिन जो वॉल्यूम बना था, वॉल्यूम हाई था, पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी पॉजिटिव था, बहुत मल्टीपल कन्फर्मेशन। तो मैंने इस दिन के क्लोजिंग पे अराउंड 266 और इसका आया था 271, 271 पे बाय का लिमिट रख दिया था। और मैंने यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रखा था, ये लेवल अगर ब्रेक करे ये बॉटम प्रीवियस तो छोड़ देना, प्रीवियस सपोर्ट ब्रेक करे तो छोड़ देना है। मैंने बाय किया उसी दिन, मैंने जिस दिन 275 पे बाय किया 247 आ गया। पर अपना टारगेट तो था पोजीशन रखना, और मेरा टारगेट इसमें था कि एटलीस्ट ये वाला रेजिस्टेंस जो है ना वो टच करेगा, उसके बाद ये रेजिस्टेंस, और अल्टीमेटली यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। ये प्राइस एक्शन बेस रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो ऊपर में अभी और जगह बाकी है। तो यहाँ से मैंने बाय किया था। अभी तक ये मेरा बॉटम, हाँ ये भाव एक दिन के लिए आया था, लेकिन एक दिन के लिए ये भाव आया था, वहाँ से तो कंटिन्यू बढ़ रहा है। अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में ये पड़ा है। क्या बात है। मैंने 270 के आसपास बाय किया था। मैंने किसी को रेकमेंड किया था, उन लोगों ने 240, 250, 260 सब अलग अलग रेट पे बाय किया था। पर अभी भी वो चल रहा है, और आज का क्लोजिंग है 484। क्या बात है। तो सिर्फ आपके पास जो सेटअप है उसके ऊपर ट्रस्ट करो, और उस सेटअप के हिसाब से कंटिन्यूस ट्रेडिंग करो, रिजल्ट्स मिलेगा ही मिलेगा।
तो आपका स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप हो गया। अभी जैसे मैंने ऑप्शंस राइटिंग के लिए सेटअप बोला था कि मैं हाँ, इन द वो मनी भी। ऑप्शंस बेच रहा हूँ, ठीक है। हाँ, उसके लिए तो तो काफ़ी। इन द मनी ऑप्शंस के लिए हम ये जो स्टडी यूज कर रहे हैं, अगेन मेरा सेम स्टडी तो सबके लिए मेरा आप एक ही सेटअप यूज़ कर रहे हो? मैं प्राइस एक्शन बेस एनालिसिस से काम कर रहा हूँ, हम्म, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बेस एनालिसिस। तो एक सेटअप सब जगह पे चलता है। स्विंग भी हो रहा है आपका, मल्टीबैगर्स भी ढूंढ रहे हो आप। ठीक है, चलो। स्ट्रेटेजी पे ट्रस्ट होना चाहिए, तो कोई भी स्ट्रेटेजी चलेगी। और उसे मास्टर भी करना पड़ेगा। जी जी। अगेन डोंट चाय चैनल, यही स्टडी में ऑप्शन राइटिंग की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शंस करने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। 28 डेज का हाईएस्ट क्लोज एंड लोएस्ट क्लोज मुझे यूज़ करना है। करेक्ट। सिंपल सी बात है। ये जो लाइन्स है ये मेरे सपोर्ट है, ऊपर की लाइन्स है वो मेरे रेजिस्टेंस है। जब कभी भी सपोर्ट के आसपास प्राइस, इसमें भी सेम रूल्स फॉलो होगा, या तो प्राइस प्रीवियस बॉटम के आसपास कोई होना चाहिए, या फिर ये सपोर्ट ये जो लाइन है उसके आसपास कोई पॉजिटिव पैटर्न बनना चाहिए। जहाँ पर भी पॉजिटिव पैटर्न्स बनाए डेली चार्ट में, कौन से पैटर्न्स वहाँ पे आपके हिसाब से बेस्ट काम करते हैं? हैमर, एंगल फ्लाइन बुल, या फिर पियर्सिंग लाइन, ओके, बुलिश हरामी, ये कुछ गिने चुने पैटर्न्स ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उसमें मुझे अभी तक अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये जो रेट था, यहाँ से आपको एंट्री लेना है। आपको सिंपल स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शंस के लिए कुछ नहीं करना है। ऊपर का जो बैंड है ना, वो बैंड का जो वैल्यू है उसी स्ट्राइक प्राइस का इन द मनी ऑप्शंस आपको बेच देना है। ओके, ठीक है। डायरेक्शनल बेस आपको ट्रेड करना है, ये करना है। यहाँ से आप अगर बेच रहे हो तो फिर आपको क्या करना है कि पोजीशन को हेज भी करना रहेगा। तो मैं अभी कर रहा हूँ डायरेक्शनल ट्रेड। मुझे नॉन डायरेक्शनल में कब जाना है कि जब यही सेटअप 60 मिनट में नेगेटिव ब्रेकआउट दे, ब्रेकडाउन। डेली चार्ट के में मुझे रिवर्सल ट्रेड मिला पॉजिटिव वाला। 60 मिनट में यही सेटअप में अगर कभी नेगेटिव कन्फर्मेशंस मिले तो मैंने जो पुट राइटर किया वो रखना है, लेकिन साथ में मैं कॉल में पोजीशन राइट कर दूंगा, हेज हो जाएगा। अब क्या होगा कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर। जो थोड़ा नीचे आ रहा है उसका बेनिफिट आप ले लो। जैसे ही वो नीचे का सपोर्ट टच कर लिया, पोजीशन वाइंड अप, पुट तो अपना खड़ा ही है। बिल्कुल। तो इस तरीके से रिलीज का बेनिफिट ले सकते हो। और ये जो भी जोन है, ये प्रीवियस जितने भी सपोर्ट जोन है वो सब जोन को मार्केट ने फॉलो किया है। ये जहाँ जहाँ पर भी ये सपोर्ट्स बन रहे हैं ना, राइट, वो लेवल्स मैंने यूज़ करते हुए ही काम किया है। अभी देखो एक और यहाँ पे मैंने यहाँ से जो मैंने बोला था ना कि मैंने 2022 से कॉल राइटिंग वगैरह पोजीशन, तो ये फेज था जहाँ से मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था। यहाँ पे जब मार्केट आया ना, मेरा पैटर्न सपोर्ट लिया, मैंने पुट बेचे थे, टारगेट यहाँ तक का था, नहीं आया, और वहाँ से मार्केट पलट गया। तो फिर मैंने क्या किया, ये जो सपोर्ट यहाँ से तो मैंने 60 मिनट के हिसाब से तो सामने कॉल राइट कर ही दिया था, तो कॉल का पोजीशन तो हो गया, लेकिन मुझे वापस से यहाँ पे भी इसमें री एंट्री करना था। तो उस दिन ही मैंने बोल दिया था ये लेवल है अराउंड 40,000। मैंने बोला मेरे ब्रोकर को कि 40,000 तक तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सपोर्ट था। अगर वो ब्रेक किया तो 39,500 समथिंग का कुछ लेवल्स बन रहा था, या 39,900, और उसके बाद का मेरा एक सपोर्ट बन रहा था, ये सपोर्ट 38,600। तो तय था कि अगर 39,500 ब्रेक किया तो 38,600 आएगा। मैं मेरे अकाउंट में आपको दिखा सकता हूँ, इस दिन मैं मेरे काम से इंदौर था, ऑफिस काम से, इस दिन मैंने पुट राइट किए थे, और सेम स्ट्राइक प्राइस ये वाला लाइन। तो ये सिंपल सा सेटअप है। प्राइस एक्शन बेस एनालिसिस करके भी आप डायरेक्शनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड के हिसाब से ऑप्शंस राइट कर सकते हो। पोजीशन एज करने के लिए माइनर टाइम फ्रेम, मतलब मेजर टाइम फ्रेम डेली चार्ट है, जहाँ से आपने रिवर्सल पे ट्रेड लिया है, पोजीशन को हेज करना है। 60 मिनट में ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो वहाँ से आप पोजीशन हेज कर लो। तो इस हिसाब से आप आपका रूटीन ट्रेडिंग कर सकते। तो मेरा एक सेटअप है जो मैं कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर भी आप पोजिशनल ऑप्शन राइटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि देखो आप OTM ऑप्शंस बेच के काम करो, जितना मार्जिन इन द मनी में लग रहा है
हो सकता है उससे थोड़ा कम लगेगा, लेकिन ओटी ऑप्शंस में मिलेगा लिमिटेड एग्जैक्टली, हाँ। और हाँ, इन द मनी ऑप्शंस में आपको एक बड़ी मूव का बेनिफिट मिल मूव सकता अच्छा है। मिल सकता है हमें। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से काम करोगे तो बढ़िया मिल सकता है। ग्रेट ग्रेट। तो ये एक और चीज़, आपने नीचे क्या RSI लगाया हुआ है? वो नीचे RSI लगा है, वो मैं जब वो क्या हेल्प करता है? RSI जब मुझे किसी में पॉजिटिव डाइवर्जेंस या नेगेटिव डाइवर्जेंस ढूंढना है ओके, तब मैं RSI का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो ये सेटअप को तो सर आराम से एल्गो भी किया जा सकता है। जी कर सकते हैं आप। तो आपने कोशिश किया है एल्गो करने का? अल्गोज भी चल रहा है मेरा जो अभी जो जर्नी है, मेरा जो टर्निंग पॉइंट है वहाँ से ही आया है। तो मैं अल्गोज कैसे कर रहा हूँ, मेरे पास अल्गोज के भी कुछ सेटअप है। मैं खुद भी 2-3 अल्गोज सेटअप के ऊपर मेरे पर्सनल अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, और मैं ना अलग अलग अल्गोज सेटअप्स बना लेता हूँ। तो वो सेटअप को डायरेक्ट टेस्टिंग करने के बाद रिपीटेटिवली उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को रिप्ले कर के रिजल्ट्स देखना है, और उसके बाद उस स्ट्रेटेजी को लाइव करना है। और जनरली मैं कभी भी कोई सेटअप लाइव कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं मेरे पर्सनल अकाउंट में लाइव कर रहा हूँ, और वो प्रॉफिटेबल रह रहा है तो ही मैं क्लाइंट को शेयर करता हूँ। तो जैसे वो सेटअप मैंने यूज़ किया, मैं उसमें से एक अकाउंट का PNL भी आपको दिखाऊंगा। कुछ टाइम तक मैंने वो सेटअप जब नया स्टार्ट किया तो उसमें ट्रेड किया था। फिर जैसे नया सेटअप आ गया तो मुझे वापस से उसमें टेस्टिंग करना था, इसलिए ये सेटअप, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड। तो मार्केट के हिसाब से आप सेटअप चेंज करते हैं? नहीं, सेटअप तो मेरा फिक्स ही है, लेकिन मुझे मेरे क्लाइंट्स के लिए सेटअप्स बनाने रहते हैं। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए मैं मेरे ऊपर ही करूँगा ना पहले तो इसलिए मैं सेटअप चेंज करता हूँ। बाकी सेटअप चेंज करना नहीं चाहिए, उसका एग्जांपल भी मैं मेरे रिपोर्ट से दूंगा कि सेटअप चेंज करने से क्या होता है। ओके। तो सेटअप तो एक ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन मुझे तो क्या कि सब लोगों के लिए काम करना है, बिल्कुल। इसलिए मुझे सेटअप चेंज करना पड़ता है, क्योंकि मुझे उसमें रिजल्ट चेक करने लाइव में। तो लाइव में रिजल्ट मिलेंगे तो फिर मैं किसी को वो सेटअप दे सकता हूँ। बिल्कुल। तो अल्गोज भी है अपने पास, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो ये अपना हो गया। तो ज़रा सा एल्गो के बारे में अभी आप दिखाई दीजिए। अच्छा, अभी अल्गो की अगर बात कर रहे हो तो मार्केट में ज़्यादातर अल्गोज कोविड के बाद बहुत सारे अल्गोज आए, और अल्गोज में भी क्या है, जनरली लोग स्प्रेड बेस अल्गो जैसे स्ट्रेडल स्ट्रेंगल किया, तो उसमें क्या होता है कि कॉल और पुट दोनों बेचना है। बिल्कुल। कॉल पुट दोनों बेचोगे तो टाइम डीके जो मिल रहा है वो मिलना है। तो उसमें आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो कब मिलेगा, मार्केट जब साइडवेज है तब ही वर्क कर रहा है। आपका यूनिडायरेक्शनल हो जाता है तो डायरेक्शनल मुश्किल हो गया जाता है। तो नहीं हो सकता। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ऑप्शंस राइटिंग करके ही कमा सकते हो, पर ज़्यादातर लोग ऑप्शंस राइटिंग करके क्या कर रहे हैं, पोजीशन स्प्रेड बेसल स्ट्रेटेजी यूज़ करके पोजीशन एज करके कर रहे हो और टाइम डीके ले रहे हैं। पर ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सिर्फ ऑप्शंस राइटिंग नहीं, ऑप्शंस बाइंग से भी पैसे बन सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रूवन सेटअप है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। और जैसे आप ऑप्शंस राइटर, मतलब लोगों के माइंडसेट में ऐसा कि नहीं ऑप्शंस राइटर ही कमाता है, तो मैं आपको बता दूँ एक एग्जांपल के साथ। जंगल का राजा शेर है, बिल्कुल। हाथी क्यों नहीं? अगर मान के चलो हाथी को आप जंगल का राजा, क्योंकि साइज मैटर कर रहा है तो हाथी को राजा बनाना चाहिए ना, शेर को क्यों बनाया? समझा? तो ऐसा नहीं है कि बड़े ट्रेडर जो हाथी है वो लोग ही कमा सकते हैं, छोटे ट्रेडर भी कमा सकते हैं। कैसे? कम कैपिटल में ऑप्शंस बाइंग करके सिस्टम बेस्ड स्ट्रेटेजिकली बाय करोगे तो कमाओगे। ऑप्शन राइटिंग जब अगर आप नॉन डायरेक्शनल कर रहे हो तो तब भी कमा पाओगे जब मार्केट साइडवेज रहेगा। और मार्केट साइडवेज, मार्केट जब चलेगा ना तो ऑप्शंस राइटिंग वाले को पैसे जो मिलेगा वो कम स्पीड से मिलेगा, लेकिन जो शेर कैसे दौड़ता है और वो भागता है वो मार्केट जब भागता है तो ऑप्शंस बायर के लिए बहुत अच्छा, और वो अनबिलीवेबल रिटर्न्स आपको दे सकता है। मेरे पास अभी पिछले 2 या 2.5 साल से कुछ डे वाइज ऐसे परफॉर्मेंस भी है जो एक दिन में 150 से 200% ऑप्शंस बाइंग करके, मतलब प्रीमियम 150 से 200-300% तक के भी प्रीमियम बढ़े। और महीने में एक आध दिन ऐसा होता है कि 100% प्रीमियम तो बढ़ ही जाता है एक आध दिन। तो ये जो माइंडसेट है ना कि ऑप्शंस राइटर ही कमाते हैं, नहीं, ऑप्शंस बायर भी कमाते हैं। तो ऑप्शंस बायर के लिए भी सिंपल सा कुछ सेटअप, उस सेटअप को यूज़ करना है, यूज़ करके कंटिन्यूसली उसमें ट्रेड करना है। और मेनली रिस्क रिवार्ड है, क्योंकि मैंने जो अल्गो डिज़ाइन किया हुआ है वो अल्गो में मेरा क्या है कि रिस्क रिवार्ड
ही मेरा प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। मैंने रिपोर्ट अभी तक काफ़ी, मैं आपको रिपोर्ट भी शेयर करूँगा। मैं अगस्त 2023 से अल्गो में फुल फ्लेज अल्गो में आया, पर अगर बता दूँ तो अल्गो तो 2018 में मैंने बना के रख दिया है। ओके। समझे आप? हाँ हाँ। मेरे पास एक टूल्स है, जिस टूल्स के अंदर उसका नाम है टेक्निकल क्वेरी। अब टेक्निकल क्वेरी में क्या आप बना सकते हो, तो जैसे कि इंडिकेटर ऑसिलेटर वाइज कुछ स्कैनर्स बनाना है, कैंडलस्टिक पैटर्न बेस्ड, ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम बेस्ड कुछ एनालिसिस करना है, प्राइस एक्शंस वाइज मतलब कुछ ब्रेकआउट्स के स्कैनर्स बना, रिवर्सल्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स के स्कैनर्स बनाने, वो सब स्कैनर बन सकते हैं। ये स्कैनर हमने 1999 में बना के रख दिया है। क्या बात है। मेरा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये सब तो 1999 से चल रहा है। तो अराउंड 2000 या 2002 से हमारे एक क्लाइंट है जो सॉफ्टवेयर कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं। तो 18 में मुझे उन्होंने बुलाया कि भाई ये जो टेक्निकल क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है ना, उसको मुझे ऑटो ट्रेड करना है। ओके। क्योंकि सेटअप तो उनके पास इतने सालों से काम कर रहे, तो उनका खुद का सेटअप था, वो इजीली सब स्कैनर अपने आप से बना लेते थे। बस मुझे तो सिर्फ ये जो स्कैनर है ना, उसको ऑटो ट्रेड करना है। ओके। तो 2018 में मैंने ऑटो ट्रेड उनको बना के दे दिया था, पर वो उन्होंने डिमांड किया, हमने दे दिया। उस टाइम पे उतना अल्गो का कुछ था नहीं, ये अल्गोज कोविड के बाद ही आए। और अगर इंडिकेटर वेज अल्गो अगर है चीज़, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अल्गो बनाने के लिए आपको कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत है। और एक अच्छा ट्रेडर, मतलब ट्रेडर कभी कोडर नहीं बन सकता और कोडर ट्रेडर नहीं बन सकता। मतलब फुल फ्लेज हाँ हो सकते कुछ परसेंटेज वाइज कुछ बन सकते हैं, तो हर जगह होते हैं। हाँ। लेकिन हर कोई ट्रेडर, जितने भी ट्रेडर वो सब कोडर नहीं बन सकते, कोडर ट्रेडर नहीं बन सकते। तो ये जो सब अल्गोज है उसमें आपको कोडिंग करना पड़ता है। कोडिंग करके स्ट्रेटेजी बनाओ, उसको टेस्ट करो। और कोई भी नॉलेजेबल ट्रेडर है, कोडर है, वो भी फर्स्ट टाइम जब कोडिंग करेगा तो एरर आने के चांसेस है ही। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ का सॉल्यूशन है हमारा टेक्निकल क्वेरी, जो ऑलमोस्ट हम 22-23 ईयर से यूज़ कर रहे थे। तो मैंने अगस्त 2023 में मेरा ये अल्गो सेटअप बना के किया। और उस टाइम पे ना मैं ये जो सेटअप यूज़ कर रहा हूँ, इंडिकेटर बेस्ड अल्गो सेटअप बनाया, डायरेक्शनल, जो कम कैपिटल से जिसको काम करना है, डायरेक्शनल बेस्ड ट्रेड करना है, उनके लिए मेरे पास जो सेटअप है, मैं जितने भी अल्गो अभी तक यूज़ किया ओवर द पीरियड, मैंने ये सब जो देखा है उसमें मंथली ट्रेडिंग सेशंस 20 से 22 रहते हैं। तो उसमें से 10 से 12 सेशंस ही प्रॉफिट बनता है, बाकी के सेशंस में लॉस होता है। हर कोई नहीं बताता ये चीज़, पर मैं जो प्रैक्टिकली है वो बताऊँगा। 10-12 दिन प्रॉफिट हो रहा है, 10 दिन लॉस हो रहा है, तो कमाए कैसे? 1:1 पे कैसे हो? वहीं पे मेन चीज़ है आपका रिस्क रिवार्ड। मैंने आपको बोला था, आपको ध्यान में हो तो, कि महीने में एक आध बार तो प्रीमियम 100% बढ़ ही जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे फेवर वाले जो ट्रेड है, मेरे अलग अलग टारगेट्स है, मैं हाईएस्ट 52% तक के टारगेट्स अलग अलग सेटअप में रखे हैं। तो उस सेटअप के हिसाब से जब मेरे फेवर में ट्रेड आ रहे हैं तब पूरा मूव का बेनिफिट मैं ले लेता हूँ। मेरे अनफेवर में जा रहा है तो मैं नॉमिनल लॉस करके पोजीशन छोड़ देता हूँ। तो मेरा जो रिस्क रिवार्ड है 1:3, 1:4 है, इसलिए मैं इस मार्केट में से ऑप्शंस बाय करके भी कमा रहा हूँ। सिंपल सा लॉजिक है, रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में होना चाहिए, स्ट्रेटेजी बेस्ड काम करना है आपको। अब अल्गो है तो इमोशन फ्री ट्रेड करेगा, आप खुद से अगर ट्रेड करोगे तो 10-20 सेकेंड लगेगा, मेरा तो 10 माइक्रो सेकेंड में ट्रेड हो जाता है। क्या बात है। और सिस्टम बेस्ड काम करना है तो अपने आप काम करते रहे, रूल्स उसमें कंटिन्यू स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे कि स्टॉप लॉस है, डे लॉस, डे प्रॉफिट, वो सब तो एल्गो खुद ही कर लेगा। जी। तो मैंने ना ये अगस्त से ये स्टार्ट किया। अब अगस्त से बात करूँ तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मैं एट ए टाइम 2 लाख की कैपिटल यूज़ कर रहा था। मैंने जब स्टार्ट किया तब कंटिन्यू कोई मंथ, मतलब इनिशियली कोई मंथ ऐसा नहीं था जो मैंने लॉस देखा है। तो अगर देखने जाओ तो मेरा एक मोमेंटम बेस्ड ऑप्शन बाइंग सेटअप मैंने बना दिया। फर्स्ट 3 मंथ में, फर्स्ट मंथ 50,000, सेकेंड मंथ अराउंड 68,000, थर्ड मंथ अराउंड 80,000, सबका टोटल करो 3 महीने में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो 2 लाख पे 2 लाख का प्रॉफिट जी, 100% रिटर्न इन 3 मंथ्स। जी, पर ये हर बार तो होगा नहीं ना, बिल्कुल, कभी लॉस भी होगा। अब कौन से दिन लॉस आने वाला है या कौन से दिन प्रॉफिट आने वाला है वो हमें पता नहीं रहता है। तो हमें उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को लॉन्गर पीरियड तक यूज़ करना रहता है। राइट। तो हमने क्या किया
कि ये कंटिन्यू किया। अब जो मैंने अभी तक कोई मंथ में देखा नहीं था वो पीरियड है। अगस्त सितंबर अक्टूबर अच्छे से चला, नवंबर में नॉमिनल 1500 रुपये का लॉस हुआ। दिसंबर फर्स्ट वीक में ही ऐसा हुआ कि फर्स्ट से लेके अराउंड 16 तक 1,13,000 का लॉस हो गया। ओहो, बड़ा लॉस था। जिसने अगस्त से स्टार्ट किया वो 2 लाख प्रॉफिट में थे। 1,13 गया तो भी वो तो लाख प्रॉफिट में ऑलरेडी चल रहा है। पर जिन्होंने अगस्त सितंबर अक्टूबर का परफॉर्मेंस देख के दिसंबर में काम किया, उनको तो पहले ही ड्रॉ डाउन देखने को मिला। तो ये यहाँ से आपको पता चल रहा है। अब दिसंबर में ये हुआ, उसके बाद अगर देखने तो जनवरी भी नॉमिनल प्रॉफिट था, फरवरी में कुछ प्रॉफिट हुआ, अब मार्च अप्रैल उस सब में तो कंटिन्यू प्रॉफिट, मई मंथ में भी अच्छा सा प्रॉफिट मिला था। जून मंथ इलेक्शन रिजल्ट्स डे, और वहाँ पे हमें बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। जून मंथ एक्सपायर इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन इतनी बड़ी एक इवेंट है हमारे मार्केट के लिए। उस दिन अगर मतलब जिस हिसाब से रेट अप डाउन्स हो रहे थे, मैन्युअली आप ट्रेड ही नहीं कर पाओ। मैंने उस दिन 3 बार ट्रेड किए और तीनों बार मैंने 40% का टारगेट बुक किया। तो एक ही दिन में मुझे 2,85,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, और मेरे कुछ क्लाइंट्स ने वो प्रॉफिट का बेनिफिट्स भी लिया है। क्या बात है। तो ये जो मेरा अलगोज का जनरी है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा, लेकिन ओवर द पीरियड आपको ओवरऑल प्रॉफिट में रहना है तो उस सेटअप को कंटिन्यू ट्रेड यूज करना पड़ता है। करेक्ट। ठीक है, तो एक ही सेटअप के साथ बने रहना पड़ेगा। सेटअप के ऊपर ट्रस्ट रखना है, उसके ऊपर बने रहना है आपको। तो चलता गया। फिर अगेन जून अच्छा गया तो बहुत सारे लोग वापस से री एंटर, जैसे दिसंबर जनवरी अगस्त सितंबर अक्टूबर में प्रॉफिट किया, दिसंबर में लॉस हुआ। जून अच्छा गया तो जुलाई भी 45,000 लॉस में गया। सो हितेश भाई, ये तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन वेरी लिमिटेड टाइम आपने दे दी जी। 2 बहुत ही प्यारे सेटअप्स आपने शेयर किए। ऑप्शन राइटर्स के लिए भी एक सेटअप आपने शेयर किया, एंड लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी आपने एक सेटअप शेयर किया। भरोसा नहीं होता है लोगों को जनरली इंटरनेट पे, तो आप उसके लिए भी राज़ी हुए कि मैं अपने ट्रेड्स दिखाने के लिए रेडी हूँ। यही बहुत बड़ी बात है। तो हम डिस्क्रिप्शन में आपके ट्रेड्स की एक लिंक भी दे देंगे, सो डैट लोग देख सके कि ट्रेड्स हुए नहीं हुए। जी। सो थैंक यू। नाउ आई थिंक काफ़ी लंबा पॉडकास्ट हो चुका है हमारा, एंड इसके बारे में और भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आई थिंक विल कवर इन पार्ट 2 प्रोबेबली इन कमिंग टाइम। हम लोग ज़रूर एक पार्ट 2 कवर अप करेंगे। सो थैंक यू व्यूअर्स। अगर आप अभी तक हमारे साथ टिल नाउ बने रहे हैं इस पॉडकास्ट में, हितेश भाई से अगर आपने कुछ सीखा है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही हितेश जी जैसे और भी नए ट्रेडर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दें, उनके थ्रू नए चीज़ें मार्केट रिलेटेड आपको सीखने का मौका दे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस ट्रेडिंग सेटअप के रिलेटेड जो भी हितेश भाई ने शेयर किया, तो मैं हितेश भाई का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनसे जो भी आपकी क्वेरीज है आप उनसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि वो अपना एल्गो का सेटअप आपके साथ शेयर करे, तो आप वो भी उनसे डायरेक्टली ले सकते हैं।